अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगैन टू माय यूट्यूब चैनल। सो हमने चैप्टर नंबर 6 शुरू किया है और चैप्टर नंबर 6 प्रोकैरियोट से। इसमें हमारा आज का जो अभी का जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 7 होगा, मेरे ख्याल में लेक्चर नंबर 6 या 7 है। हमने इसमें एंडोस्पोर फॉर्मेशन डिस्कस करना है। सबसे पहले आप लोगों ने 3 डोमेन सिस्टम के बारे में डिस्कस किया, फिर आर्काई की कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों ने पढ़े थे। इसके बाद जो आप लोगों की डिस्कशन हुई थी नेक्स्ट लेक्चर में, तो वो बैक्टीरियल इकोलॉजी एंड डाइवर्सिटी के हवाले से साइनोबैक्टीरिया पे अलग डिस्कशन आप लोगों ने की, और बैक्टीरिया के शेप, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों ने बातें डिस्कस की। बैक्टीरिया के सेल वॉल के बारे में आप लोगों ने डिस्कस किया एंड सो ऑन। अभी जो हमारी डिस्कशन होगी, हमने एंडोस्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया डिस्कस करना है। तो ये वाला टॉपिक वैसे इस बुक में पहली दफ़ा ऐड कर दिया है। पता नहीं ये पेपर में आएगा या नहीं आएगा, पहली दफ़ा है। ऑल्दो ये 2015 में भी था, लेकिन अभी दोबारा ऐड कर दिया है। वहाँ ब्रीफ था, थोड़ा सा डिटेल कर दिया है। हमने ऐसा करना है, सबसे पहले एंडोस्पोर को समझना है कि ये है क्या चीज़, और फिर इसका जो फॉर्मेशन है वो कैसे अकर हो रहा होता है। वो डिटेल में डिस्कस करना है। तो एंडोस्पोर का थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी होगा, फॉर्मेशन भी होगा एंड सो ऑन। मैं नोट्स देखता हूँ मैंने क्या लिखा है। पहला पॉइंट मैंने नोट किया है कि एन एंडोस्पोर इज डॉर्मेंट टफ नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन बैक्टीरिया लाइक क्लस्ट्रिडियम एंड बैसिलस स्पीशीज़। आप लोगों की बुक में यही 2 बैक्टीरिया के नेम्स लिखे हैं कि बैसिलस जो स्पीशीज़ होता है, जीनस होता है, और क्लस्ट्रिडियम जो जीनस है उसमें स्पोर फॉर्मेशन हो रहा होता है। कौन सा स्पोर बनता है? एंडोस्पोर बनता है। ये बड़ा क्लियरली लिखा है कि बैसिलस और क्लस्ट्रिडियम में एंडोस्पोर बनता है, क्योंकि असल में कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसमें एक्सोस्पोर भी बनता है। मैं बता रहा हूँ कि हमने एक्सोस्पोर नहीं पढ़ना कि वो कैसे बनता है, वो हमारा काम नहीं है। हमने सिर्फ और सिर्फ एंडोस्पोर बनता है बनाना जो है वो पढ़ना है। जो एंडोस्पोर है लिखा है, ये डॉर्मेंट स्टेज होता है। डॉर्मेंट का मतलब आप समझे कि इनएक्टिव होता है। इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस कम होते हैं, बाहर के साथ इंटरेक्शन नहीं होता, आराम से। डॉर्मेंट का मतलब ख्वाबीदा सो गया होता है, आराम से एक साइड पे रेस्ट कर रहा होता है। टफ होता है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है, इन्वायरमेंट इसको डैमेज नहीं कर सकता, और नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ये रिप्रोडक्शन में इसका कोई रोल नहीं है। Its formation is usually triggered by unfavorable conditions, i.e. lack of nutrients, high temperature, desiccation and exposure to chemicals। ये जो एंडोस्पोर है ये इन बैक्टीरिया में कब बनेगा? तो आपको ये बताया जा रहा है कि जब भी अनफेवरेबल कंडीशंस आते हैं तो एंडोस्पोर फॉर्मेशन इनिशिएट हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा। अब बैक्टीरिया के लिए अनफेवरेबल कंडीशंस कौन से होते हैं? एक जो अनफेवरेबल कंडीशन है वो है लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अगर बैक्टीरिया के पास फूड कम हो जाए, न्यूट्रिएंट्स कम हो जाए, तो उसके डेथ का ख़तरा होता है। इस वजह से वो डॉर्मेंट स्टेज में चला जाएगा। हाई टेम्परेचर बैक्टीरिया को डैमेज कर सकता है, एंजाइम्स को डीनेचर कर सकता है। डेसिकेशन का मतलब होता है ड्राई एनवायरनमेंट। ड्राई एनवायरनमेंट बैक्टीरिया के लिए सही नहीं है, उसकी डेथ हो जाए। एंड एक्सपोजर टू सर्टेन केमिकल्स, अगर कुछ बैड केमिकल्स हो जो बैक्टीरिया को डैमेज कर सकते हैं, उससे बचने के लिए। आप लोग बोलेंगे कि ये अनफेवरेबल कंडीशन है, और जब भी बैक्टीरिया इन अनफेवरेबल कंडीशंस में एक्सपोज्ड होता है तो वो क्या बनाना शुरू कर देता है? एंडोस्पोर बनाना शुरू कर देता है। An endospore contains bacterial DNA, a small amount of cytoplasm, ribosome, peptidoglycan, very little water and most importantly a thick keratin-like coat। इस सेंटेंस के अंदर असल में एंडोस्पोर का स्ट्रक्चर आपको समझाने की कोशिश की है कि एंडोस्पोर होता क्या चीज़ है और उसमें क्या क्या मौजूद होगा। हम अभी डिटेल में देखेंगे एंडोस्पोर का स्ट्रक्चर, लेकिन जस्ट आइडिया देने के लिए इस सेंटेंस का यहाँ पर लिखा है कि जो एंडोस्पोर होता है उसके अंदर बैक्टीरियल डीएनए है। ये आप लोगों को बैक्टीरिया का डीएनए नज़र आ रहा है। स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म है, इसके अराउंड आपको ये पूरे का पूरा साइटोप्लाज्म नज़र आ रहा है। राइबोसोम्स, इसके अंदर राइबोसोम्स भी मौजूद होंगे। पेप्टाइडोग्लाइकेन, यहाँ पर थिक एक लेयर होगा
जो कि मैं अभी डिटेल में आप लोगों को पिक्चर भी दिखाऊंगा जो बुक के अंदर है, और उसके अलावा भी प्रोसेस में आप लोगों को दिखाऊंगा। सो यहाँ पर पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर मौजूद होगा, वेरी लिटिल वाटर, और ये ड्राई हो जाता है। जब स्पोर बनता है ना तो उससे सारा वाटर निकल जाता है। एंड ये आप लोग बोलेंगे कि कैरेटिन प्रोटीन का एक कोट मौजूद होता है यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए। सो कैरेटिन प्रोटीन या ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन थिक लेयर है ये क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये स्ट्रक्चर है, अभी मैं समझाऊंगा, आगे पिक्चर मैंने दिखानी है आप लोगों को। एंडोस्पोर enable bacteria to lie dormant for extended period, even centuries। मैंने बोला ना कि हमेशा ये कब बनता है, अनफेवरेबल कंडीशंस में बनता है। जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आए तो बैक्टीरिया को सरवाइव करना है बहुत अरसे के लिए, सो वो एंडोस्पोर बना देगा। जब वो एंडोस्पोर बनाएगा वो डॉर्मेंट रहेगा, डॉर्मेंट रहेगा तो बहुत अरसे के लिए वो डॉर्मेंट रह सकता है, इवन सेंचुरीज के लिए आप लोग डिस्कस करेंगे कि एक एंडोस्पोर डॉर्मेंट रह सकता है। When conditions become favorable again, endospore can germinate, giving rise to active vegetative bacterial cell capable of growth and reproduction। वहाँ पर अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया ने स्पोर बना दिया, लेकिन क्या होगा, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन रिटर्न करेंगे ना तो एंडोस्पोर रप्चर कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, जर्मिनेट कर जाएगा, और उधर से ही एक बैक्टीरियल सेल निकल आएगा। अब वो जो बैक्टीरियल सेल स्पोर के बाहर से रिलीज़ हो गया है, ये बाकायदा रिप्रोडक्शन भी कर सकता है, ग्रोथ भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। इसका मतलब कि स्पोर का जो पर्पज़ है वो क्या हो गया, वो पूरा हो गया। ठीक है, आगे लिखा है कि इट्स फॉर्मेशन इज़ नॉट अ मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन सिंस देयर इज़ नो इंक्रीज इन सेल नंबर ड्यूरिंग द स्पोर फॉर्मेशन। अक्सर कभी कभार आप लोगों ने 9th या 10th में पढ़ा होगा कि स्पोर फॉर्मेशन जो है बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन का एक तरीक़ा है, तो आप लोग बोलेंगे कि इसमें नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज़ ही नहीं होते, तो ये रिप्रोडक्शन का तरीक़ा नहीं है। ये वो बात क्लैरिफाई कर रहे हैं आप लोगों के सामने। हमने एंडोस्पोर फॉर्मेशन के डिफरेंट स्टेजेस पढ़ने हैं कि ये बनता कैसे है, लेकिन जल्दी से मैं ये पॉइंट्स रिवाइज कर देता हूँ, समराइज़ कर देता हूँ। पहला पॉइंट मैंने आप लोगों को ये बताया है कि एंडोस्पोर एक टफ स्ट्रक्चर होता है, डॉर्मेंट, जो कि बैक्टीरिया तब बनाता है जब भी अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाते हैं। और अनफेवरेबल कंडीशंस तब होंगे जब बैक्टीरिया के पास न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे, हाई टेम्परेचर होगा, ड्राई इन्वायरमेंट होगा, या कोई बैड केमिकल्स बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। बैक्टीरिया अपने आप में चेंज लेके आएगा और ये जो डीएनए है और बहुत सारी चीज़ों है उसको प्रोटेक्ट करना शुरू कर देगा। प्रोटेक्शन नॉर्मली कैरेटिन प्रोटीन या आप बोले पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर और कुछ और मेम्ब्रेन है वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। अगर कोई बैक्टीरिया एंडोस्पोर बनाता है तो बहुत सारी चीज़ों के अगेंस्ट, बहुत सारे अनफेवरेबल कंडीशन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होता है, तो एक बैक्टीरिया एंडोस्पोर फॉर्म में बहुत अरसे तक सर्वाइव कर सकता है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न कर जाएंगे तो वो जो स्पोर बनाया होता है वो ब्रेक करके उससे बैक्टीरिया निकल आएगा और वो अपना लाइफ साइकिल दोबारा से कंटिन्यू करना शुरू कर देगा। सो ये आप लोगों ने यहाँ तक बातें डिस्कस की। एक बात आप लोगों के साथ जस्ट एक सिंपल सी शेयर कर दूँ। आप लोगों ने देखा होगा ना कि जब कोई हम बाइक वगैरह चलाते हैं और रोड पे गिर जाते हैं तो अक्सर सामने वाला बंदा जो है वो डायरेक्ट क्या बोलता है अब टीटी के इंजेक्शंस लगा ले। क्या लगा ले? टीटी के इंजेक्शंस लगा ले। असल में सॉइल के अंदर रोड पे आप लोग बोलेंगे कि ये जो बैक्टीरिया होता है, ये बैक्टीरिया यहाँ पर क्लस्ट्रीडियम टेटनी जिसको हम बोलते हैं टेटनस, ये बैक्टीरिया आप लोग बोलेंगे यहाँ पर सॉइल में मौजूद होता है, समझो मिट्टी में मौजूद होता है। ठीक है, एक बंदा रोड पे गिर जाता है तो उन्होंने तो स्पोर्स बनाए हैं, बैक्टीरिया तो आराम से डॉर्मेंट फॉर्म में मौजूद है, उनका तो मसला ही नहीं है। जब रोड पे गिर जाता है तो ये बैक्टीरिया बंदे के बॉडी में चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा, वहाँ पर जर्मिनेट होकर रेप्लिकेशन करना शुरू कर देगा जिससे एक बंदे को मसला हो सकता है। तभी हम टीटी के इंजेक्शंस लगाते हैं, टेटनस टॉक्साइड्स लगाते हैं ताकि उस इन्फेक्शन को क्या कर दे, कंट्रोल कर दे, एल्सी काफ़ी सीरियस इन्फेक्शन हो सकता है। चलो ये तो एक जनरल सी बात थी। अब हमने ये देखना है कि ये जो एंडोस्पोर फॉर्मेशन है ये होता कैसे है। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, तो देखना है। स्टेप नंबर 1 इनिशिएशन होगा। When bacteria encounter unfavorable conditions like nutrient scarcity and extreme temperature, they begin sporulation।
DNA replication occur yielding two identical copies. So इनिशिएशन में आपको बता रहे हैं कि अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाएंगे। जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाएंगे तो बैक्टीरिया क्या करना शुरू कर देगा, स्पोरिलेशन शुरू कर देगा। इसका मतलब स्पोर बनाने का प्रोसेस शुरू कर देगा। इसमें क्या होगा, स्टेप नंबर 1 में डीएनए रेप्लिकेशन अकर होगा। ये देख ले, ये एक आपको डीएनए नज़र आ रहा है ना, तो ये क्या बना देगा, ये डीएनए रेप्लिकेट हो के डीएनए के 2 कॉपीज़ बना देगा। एक डीएनए की कॉपी ये बन गई और दूसरे डीएनए की कॉपी ये बन गई है। तो इनिशिएशन फेज़ ये हो गया। मैं बाद में भी डायग्राम आप लोगों को दिखाऊंगा और साथ साथ ये रफ डायग्राम बनाना भी है। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, एसिमेट्रिक डिवीजन अकर होता है। एसिमेट्रिक डिवीजन का मतलब अनइक्वल डिवीजन ऑफ द सेल अकर होता है। द बैक्टीरियम डिवाइड एसिमेट्रिकली creating a larger mother cell and a smaller 4 spore which will develop into endospore। ये आपको बताया जा रहा है कि यही जो बैक्टीरिया आप लोग देख रहे हैं ना, ये वाला जिसके अंदर अब 2 डीएनए मौजूद है, ये रेड कलर का मैं इसमें सेल मेम्ब्रेन बना रहा हूँ, ब्लैक आउटलुक आप लोग सेल वॉल कंसिडर कर ले। तो बोल रहे हैं कि ये जो आपको बैक्टीरिया नज़र आ रहा है ये अभी एसिमेट्रिकली डिवाइड हो जाएगा। एसिमेट्रिकल डिवीजन का क्या मतलब होता है कि इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये देख ले, ये डीएनए है और ये भी डीएनए है। सो एक साइड पे स्मॉल सेल बन जाएगा, ये वाला आप लोगों को नज़र आ रहा है लार्ज सेल, और ये वाला आप लोगों को नज़र आ रहा है स्मॉल सेल बन जाएगा। एसिमेट्रिकल डिवीजन का मतलब 2 अलग अलग साइज़ के सेल्स बन जाएंगे। और ये अभी जो स्मॉल सेल है ये वाला, इस स्मॉल सेल को हम 4 स्पोर बोलते हैं। और यही 4 स्पोर किस चीज़ में अभी कन्वर्ट होना है, देखना, ये एंडोस्पोर में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे क्या लिखा है कि मेम्ब्रेन डेवलपमेंट, सेवरल प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन फॉर्म अराउंड द 4 स्पोर शील्डिंग इट्स जेनेटिक मटीरियल एंड एसेंशियल कंपोनेंट्स। जो आप लोग ये 4 स्पोर देख रहे हैं, ये स्मॉल सेल की बात की जा रही है, इसको 4 स्पोर बोलते हैं। इसके अराउंड आप लोग देखेंगे अभी बहुत सारे मेम्ब्रेन बन जाते हैं। मेम्ब्रेन क्यों बन जाते हैं, क्योंकि इसको प्रोटेक्ट करना है, शील्ड करना है। जो अनफेवरेबल कंडीशंस है उससे इसको क्या करना है, बचाना है। स्टेप नंबर 4 में डिस्कस किया है पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर। The mother cell generates layer of peptidoglycan around the 4 spore forming the endosperm core। ये वही का वही आप लोग बैक्टीरिया का सेल वॉल कंसिडर कर ले। यहाँ पर आप लोग कंसिडर कर ले कि ये डिवीजन अकर हो गया तो ये लार्ज सेल बन गया। ये आप लोग कंसिडर कर ले कि इसमें वो जो दूसरा सेल है वो स्मॉल सेल बन गया। फिर आप लोग कंसिडर कर ले कि इसके अराउंड यहाँ पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन गया, मेम्ब्रेन्स बन गए इसके अराउंड, ये जेनेटिक मटेरियल है। और इसी के साथ साथ क्या बोल रहे हैं कि पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर भी बन जाता है। एक पॉइंट यहाँ पर एक स्किप कर दिया है, वो क्या होता है, आप लोग बोलेंगे कि ये जो लार्जर सेल होता है ना, ये वाला, ये स्मॉलर सेल को इनगल्फ कर देता है। ये उसने क्या कर दिया, इनगल्फ कर दिया। जैसे ही इसको इनगल्फ कर देता है ना, तो इसके अराउंड पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर बनाना शुरू कर देता है। ये आपको पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर नज़र आ रहा है। ये जो इनगल्फ वाला स्टेप है मैं भी एक्चुअल डायग्राम में दिखाऊंगा आप लोगों को। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर क्या होगा, प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है। स्पोर कोट बन जाता है। पेप्टाइडोग्लाइकेन के बाद एक और मेम्ब्रेन बाहर बन जाएगा जिसको हम स्पोर कोट बोलते हैं। और ये किस चीज़ से बना होगा, प्रोटीन से बना होगा। कौन से प्रोटीन से बना होगा, केराटिन प्रोटीन से बना होगा। सो द मदर सेल प्रोड्यूस अ प्रोटीनेशियस स्पोर कोट दैट एड एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन। केराटिन प्रोटीन का एक और प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगा। एंड मैचुरेशन अकर होगा। मैचुरेशन में डिहाइड्रेशन, सारे का सारा वाटर यहाँ से क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। एंड फिर रिलीज़। जल्दी जल्दी इस वजह से समझाया है क्योंकि अभी मैंने एक्चुअल डायग्राम आप लोगों को दिखाना है। सो एक तो ये बुक वाली डायग्राम को एक आप लोग देख ले। ये आपको बैक्टीरिया नज़र आ रहा है, ये पूरे का पूरा। और इस बैक्टीरिया में ये जो पार्ट आप लोग देख रहे हैं ना, ये इसका डीएनए है या इसका जेनेटिक मटेरियल है। अब इन्होंने क्या करना है, ये स्पोरुलेशन करना है। स्पोरुलेशन, स्पोर बनाना है इन्होंने। तो सपोज करते हैं फॉर अ वाइल कि ये वाला स्पोर बन गया। बनता कैसे है वो भी हम पढ़ते हैं। ये स्पोर बन गया। इस स्पोर को अगर आप लोग इसके पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को देखते हैं ना, तो ये देखिए, ये अंदर की तरफ डीएनए पड़ा है,
थोड़ा सा साइटोप्लाज्म होगा, राइबोसोम्स होंगे। तो इस इनर रीजन को जहाँ पर डीएनए है, साइटोप्लाज्म और राइबोसोम होंगे, इसको कोर बोलते हैं। इस कोर के अराउंड आप लोग देख ले, ये वाला जो मेम्ब्रेन आपको लोग देख रहे हैं ना, इस मेम्ब्रेन को हम इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये प्रोटेक्शन के लिए आप समझे कि इसके अराउंड एक मेम्ब्रेन ये मौजूद है। दूसरा आप लोग देख ले, यहाँ पर ये बाहर की तरफ ये वाला मेम्ब्रेन है जो मैं तिन ब्लैक कलर का बना रहा हूँ, ब्राउन कलर का नहीं, तिन जो ब्लैक कलर का मैं बना रहा हूँ, ये वाला बी मेम्ब्रेन है। तो इस तिन मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। अगर आप लोग इस इनर और आउटर मेम्ब्रेन दोनों को ज़रा गौर से देखते हैं ना, तो आपको क्या नज़र आएगा, यहाँ पर ये जो डार्क कलर कौन सा कलर है, ये नज़र आएगा। तो ये क्या है, ये आप लोग बोलेंगे कि ये पेप्टाइडोग्लाइकेन है। ये क्या चीज़ है, पेप्टाइडोग्लाइकेन है, जिसको हम कॉर्टेक्स बी बोलते हैं। सो कॉर्टेक्स बी क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। और इसी के साथ साथ आप लोग बोलेंगे कि ये जो बाहर की तरफ आपको लेयर नज़र आ रहा है, इस वाले को हम स्पोर कोट बोलते हैं। ये प्रोटीन का बना होता है, कैरेटिन प्रोटीन का बना होगा, जो कि आउटर की तरफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये सारे के सारे पार्ट्स असल में क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये स्पोर क्यों बन गया है, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशंस आ गए हैं। लेकिन ये स्पोर आगे जर्मिनेट क्यों हो रहा है, क्योंकि फेवरेबल कंडीशंस क्या हो गए हैं, रिटर्न हो गए हैं। तो चूंकि फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न हो गए, तो आप लोग बोलेंगे यही स्पोर क्या हो जाएगा, दोबारा बन जाएगा। सो मेरे ख्याल में कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आप लोग इसका प्रोसेस देख ले कि कैसे बनता है। सो स्टेप नंबर 1 में आप ये बैक्टीरिया देख रहे हैं। बैक्टीरिया का आउटर पार्ट आप लोग देख ले, सेल वॉल है, और ये अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन है, और ये उसका डीएनए है। डीएनए नॉर्मली न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता, सो हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड के अंदर है। यहाँ पर इनिशिएशन अगर होता है, इनिशिएशन में आप लोग देख ले, जेनेटिक मटेरियल क्या हो गए, इसके रेप्लिकेट हो गए, जेनेटिक मटेरियल डिवाइड हो गए है। सो इनिशिएशन में आप लोग यही डिस्कस करेंगे कि अनफेवरेबल कंडीशंस आ गई। उन अनफेवरेबल कंडीशंस की वजह से अब बैक्टीरिया ने क्या कर दिया, अपना जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट कर दिया। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, अगर आप लोग इस डायग्राम को देखेंगे तो बैक्टीरिया आप लोग देख ले यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, लेकिन डिवीजन क्या है, एसिमेट्रिकल डिवीजन है। ये वाला सेल जो आप लोग नोट कर रहे हैं, ये लार्ज बनता जा रहा है, और ये वाला पार्ट आप लोग नोट कर रहे हैं, ये स्मॉल बनता जा रहा है। सो इस एसिमेट्रिकल डिवीजन के रिजल्ट में अगर आप लोग इस डायग्राम को देखेंगे, सो हुआ क्या है, बैक्टीरिया वाकई डिवाइड हो गया है एसिमेट्रिकली। और एसिमेट्रिकली कैसे, एक आउटर आप लोगों लार्जर सेल नज़र आ रहा है, और दूसरा आप लोगों को स्मॉलर सेल नज़र आ रहा है। इसमें अपना जेनेटिक मटेरियल डीएनए और इसमें अपना जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। अच्छा, ज़रूरी और इंटरेस्टिंग पॉइंट आप लोग ये याद रखेंगे कि ये पूरे का पूरा प्रोसेस सेल वॉल के अंदर हो रहा है। ये देख ले, सेल वॉल कहीं भी रप्चर नहीं हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन का डिवीजन अभी चलता जा रहा है। सो ये वाला जो स्टेप है, इस स्टेप को मैं क्या नाम दूंगा, इसको मैं नाम दूंगा एसिमेट्रिकल डिवीजन, अनइक्वल डिवीजन होगा। नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो मेम्ब्रेन्स का बनना होगा, हाँ, इनगल्फ होने का, जो मैंने बोला बुक के अंदर नहीं डिस्कस किया। सो ये वाला जो स्टेप है, ये मैं क्या करूँगा, इसको मैं इनगल्फमेंट बोलूँगा, इनगल्फिंग को बोलूँगा। सो लार्ज सेल क्या कर रहा है, इस लार्ज सेल को देख ले, इन्होंने स्मॉल सेल को इनगल्फ कर दिया। स्मॉल सेल को थोड़ी देर पहले आप लोगों ने क्या नाम दिया था, 4 स्पोर नाम दिया था। सो लार्ज सेल स्मॉल सेल को इनगल्फ कर देता है, और स्मॉल सेल को हम क्या बोलते हैं, 4 स्पोर बोलते हैं। अब जैसे ही ये इसको इनगल्फ कर देगा तो क्या होगा, ये इसके अराउंड, ये जो लार्जर सेल है ना, उसने इसको क्या कर दिया, इनगल्फ कर दिया स्मॉलर सेल को, और उसके अराउंड मेम्ब्रेन्स बनना शुरू हो जाएंगे। ये देख ले, तो ये एक मेम्ब्रेन आपको नज़र आ रहा है, ये दूसरा मेम्ब्रेन नज़र आ रहा है। इनर और आउटर मेम्ब्रेन आप समझे 4 स्पोर के अराउंड बनना शुरू हो गए। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान आप लोग बोलेंगे इसका अपना डीएनए डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गया है, ख़त्म होना शुरू हो गया है लार्ज सेल का।
नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा, आप लोग डिस्कस करेंगे वो डीएनए डिसइंटीग्रेट हो गया और आप लोग देख ले कि ये आउटर मेम्ब्रेन है जो बाहर की तरफ थिन लेयर नज़र आ रहा है, ये अंदर की तरफ लाइट लेयर जो आप लोग देख रहे हैं ये इनर लेयर है, और इन दोनों के बीच में जो आप लोग ये गैप देख रहे हैं जो डार्क सा कलर है, ये क्या है, ये कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स का मतलब पेप्टाइडोग्लाइकेन का लेयर है। सो ये प्रोटेक्शन के लिए बन रहा है। ये चीज़ आप लोगों ने नोट करनी है, ये बात कि सारे का सारा प्रोसेस सेल वॉल में इनसाइड हो रहा है, तो तभी तो इसको एंडोस्पोर बोलते हैं, क्योंकि सेल के अंदर सारे का सारा प्रोसेस चल रहा है। आगे क्या होगा, बुक में डिस्कस किया है कि आगे यहाँ पर स्पोर कोट बन जाएगा। ये वाला इनर मेम्ब्रेन है, ये वाला आउटर मेम्ब्रेन है, यहाँ पर ये जो छोटा सा रीजन है ये पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर है, और ये स्पोर कोट है बाहर की तरफ जो प्रोटीन कोट होता है। प्रोटीन का बना होता है केराटिन प्रोटीन। सो बैक्टीरिया के अंदर एक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बनता जा रहा है, और इस रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम नाम देते हैं एंडोस्पोर। इनसाइड की तरफ बन गया है। ये वाले जो एंडोस्पोर है इसमें टाइम के साथ साथ डिहाइड्रेशन अकर हो जाएगा। डिहाइड्रेशन मीन कि वाटर इधर से लॉस होना शुरू हो जाएगा, डिलीट होना शुरू हो जाएगा, और ये मैच्योरेशन में आएगा, डिहाइड्रेशन मैच्योरेशन में आएगा। और फिर उसके बाद क्या होगा, यही बैक्टीरिया अगर इनकेस फेवरेबल कंडीशंस आ जाए तो रप्चर कर जाएगा, और अगर रप्चर कर गया तो ये देख ली ये लार्ज बैक्टीरिया ये वाला ब्रेक कर दे, और इधर से ये स्पोर क्या कर दे, रिलीज़ कर दे, बाहर आएगा, और बाहर आके यही अपना लाइफ साइकिल कंटिन्यू करता रहेगा। सो ये जो डायग्राम है बिल्कुल इसी अंदाज में आप लोग ये डायग्राम बना सकते हैं इस टॉपिक का। मेरे ख्याल में कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग डिस्कस करेंगे। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना है आप लोगों ने। और दूसरा ये है कि अगर मेरी ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो वो भी आप लोगों ने ज्वाइन करनी है। पेड ऑनलाइन क्लासेस होंगी, और पेड रिकॉर्डेड लेक्चर्स अगर आप लोगों ने लेने हैं तो वो भी आप लोग ले सकते हैं, और बाकी कोई मसला है तो वो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं कमेंट्स में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप लोग देखेंगे। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।